तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है रेलवे ग्रुप डी की क्लास में। इसमें हम तमाम प्रकार के साइंस के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आंसर और भी चीज़ें सीखते हैं ताकि आपकी रेलवे की एग्ज़ाम्स में चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो, रेलवे ग्रुप डी हो, तमाम प्रकार की चीज़ें देखते हैं। सभी चीज़ें साइंस से संबंधित हैं। आज हमारा विषय है रसायन और रसायन के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि सीधे सीधे रेलवे ग्रुप डी में पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। उन्हीं के ऊपर पूरी की पूरी चर्चाएं करेंगे। एनटीपीसी के सवाल, लोको पायलट, इन सभी के सवाल हम आपके लिए लेके आए ताकि आपकी तैयारी को और भी अच्छा बनाया जा सके। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितनी चीज़ें हैं, सारी की सारी सीधे के सीधे खान सर की क्लास से उठाई गई हैं। उन्हीं की किताब्स में, बुक्स में ये सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो सीमेंट, पहला क्वेश्चन है सीमेंट का मुख्य घटक है। तो सीमेंट का मुख्य घटक कौन सा होता है? ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड ये तो होता नहीं है। और ठीक है, सारे विकल्प को छोड़कर सीधे सी ऑप्शन आता है सिलिका। सिलिका जो होता है सीमेंट का मुख्य घटक है, जिसके अलावा सीमेंट में मुख्यतः कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनेट यौगिक का मिश्रण होता है, जो कि कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और लौह अयस्क के ऑक्साइड से निर्मित होता है। सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर और चिकनी मिट्टी के मिश्रण को एक भट्टी में उच्च ताप पर जलाया जाता है। उसके बाद में आपके सामने सीमेंट तैयार हो जाती है। उसी सीमेंट के द्वारा आप अपने मकान, घर, पुल, जितनी भी रहने चलने के स्थान होते हैं वो बनाए जाते हैं। आगे देखते हैं, गर्म शीशे को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मान के चलो गर्म शीशा है, अब ये शीशा धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। इस ठंडे होने की प्रक्रिया को आप क्या बोलेंगे? ठीक है, तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन, गर्म शीशे को धीरे धीरे ठंडा कर सांचे में ढालने की प्रक्रिया को अलीनीकरण कहते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, अलीनीकरण। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कहता है। किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग किया जाता है? तो किस में किया जाता है? 4 विकल्प दे रखे, कौन सा आंसर सही है? तो सही विकल्प इसका दे रखा है बी ऑप्शन, सीमेंट। सीमेंट इसका सही जवाब है। इसके बारे में देखते हैं। सीमेंट आधारभूत संरचना के निर्माण का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसका आविष्कार सन 1824 ईस्वी में इंग्लैंड के पोर्टलैंड में किया गया था। सीमेंट भार हासी उद्योग की श्रेणी में आता है। इसके लिए चूना पत्थर, कोयला, जिप्सम बॉक्साइड तथा जीका की आवश्यकता होती है। आई होप इट्स क्लियर। कांच का सबसे प्रमुख, महत्वपूर्ण, सबसे अच्छा घटक कौन सा होता है? तो कांच का सबसे अच्छा घटक, सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा होता है? तो सिलिका। सही जवाब दे रखा है सी ऑप्शन में। तो भाई देखते हैं इसका सही जवाब कौन सा होने वाला है। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक सिलिका है। सीसा मुख्यतः सल्फाइड व कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। इसका मुख्य अयस्क सिरुराइट गैलना है। यह एक भारी धातु है और विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक बोले तो इसमें विद्युत धारा गमन नहीं करती है, या कहें कि इसमें जब आप करंट का प्रवाह करोगे तो करंट नहीं जाएगी। क्वार्ट्ज क्या है? या रेत एवं ग्रेनाइट का मुख्य घटक है। माइका क्या है? यह एक अभ्रक का घटक है। इसी तरीके से हम चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। आगे की कुछ चीज़ें हैं उसको जानेंगे और अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। साबुन का सामान्य सूत्र कौन सा होता है? तो साबुन जो वही साबुन होती है जिसका हम रोज की ज़िंदगी में घरों में यूज करते हैं, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? जब वसाओं को सोडियम हाइड्रॉक्साइड अथवा पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो ग्लिसरॉल
के साथ साथ उच्च बसी अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण प्राप्त होते हैं। इस लवणों को साबुन कहते हैं तथा साबुन बनाने की इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। साबुन एक सामान्य सूत्र इसका RCOOHNA होता है, RCOOHNA। अब एक शब्द जो आपके सामने आ रहा है जिसका नाम है ग्लिसरॉल। कहाँ चला गया? ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन। अब ग्लिसरीन कैसा एक ऐसा पदार्थ होता है, आपको पता होना चाहिए ग्लिसरीन। अब ग्लिसरीन क्या होता है? घी के तरह की दिखने वाली एक ऐसी वस्तु होती है, एक ऐसी चीज़ होती है। उसके साथ क्या किया जाता है? ग्लिसरॉल जो होता है ना, ग्लिसरॉल को पोटेशियम परमैंगनेट में मिलाया जाए। अब पोटेशियम परमैंगनेट कैसा होता है? एक जो लकड़ी काटने की मशीन होती है, वहाँ पे छोटे छोटे लकड़ी के गुटके गिरते हैं, बुरादा, तो उसमें ग्लिसरीन, ठीक है, ग्लिसरीन को पोटेशियम परमैंगनेट में मिलाया जाता है तो अपने आप स्वतः ही आग पकड़ लेता है। आग पकड़ लेने का मतलब बोले तो बिना माचिस के हवन कुंड में जो आग लगाई जाती है, बस यही ग्लिसरॉल और पोटेशियम परमैंगनेट से लगाई जाती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सी साबुन का एक सह उत्पाद है? तो साबुन का उत्पाद बताना है कौन सा है, तो ग्लिसरीन है, ठीक है। ग्लिसरीन साबुनीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत उत्पादित साबुन का सह उत्पाद है। साबुन में एंटीसेप्टिक गुण निम्नलिखित में से मिश्रणों में से एक के कारण पाया जाता है। तो किसके कारण पाया जाता है? तो विथियोनॉल, ये ऑप्शन सही है। साबुन में एंटीसेप्टिक गुण विथियोनॉल मिश्रण के कारण होता है। विथियोनॉल के एंटीबैक्टीरियल और एंटी हेलमिटिक गुणों के कारण इसका उपयोग साबुन तथा कॉस्मेटिक पदार्थों में किया जाता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है डिटर्जेंट किसे कहते हैं? तो भैया डिटर्जेंट किसे? साबुन रहित साबुन। साबुन रहित साबुन क्या होती है ना, डिटर्जेंट साबुन रहित साबुन होता है। इसके बारे में हम, ये जेई का क्वेश्चन है ना, फुर्सत में इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। तेल या वसा के क्षारीय हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, यही बताना है आपको, ठीक है। तो भैया बी ऑप्शन सही है, साबुनीकरण। तेल क्या कह रखा है? तेल अथवा वसा के क्षारीय हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया को साबुनीकरण के नाम से जाना जाता है। साबुन उच्च बसी अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। ये तेल अथवा वसा का किसी क्षार द्वारा जल अपघटन करने पर उच्च बसी अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण प्राप्त होते हैं तथा इन लवणों को साबुन कहते हैं। एवं यह संपूर्ण जो होती ना प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाती है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। क्या कहता है? रदरफोर्ड परमाणु मॉडल का वर्णन कौन नहीं करता है? तो नाभिकीय उपस्थिति करती है, ठीक है, परमाणु के आवेश और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति, ये तीनों रदरफोर्ड मॉडल का वर्णन करते हैं। लेकिन परमाणु के स्थायित्व ये वर्णन नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रदरफोर्ड परमाणु में अल्फा कण पर प्रक्षेपित किए जाते कौन सी चीज़ प्रक्षेपित की जाती है, आपको बताना है। तो स्वर्ण का मतलब होता है गोल्ड, गोल्ड बोले तो सोना। तो व्याख्या क्या कहती है क्वेश्चन की? सन 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया जो कि किसी परमाणु के केंद्रक नाभिक खोज के लिए उत्तरदायी था। अब 1911 ईस्वी में ऐसी बात, ऐसी व्याख्या, ऐसी चीज़ें की गई थी, तो आपको पता होना चाहिए 1911 ईस्वी में आखिर क्या हुआ था। भाई समय था 1911 ईस्वी का, भारत में क्या चल रहा था? भारत में उस समय वायु सेवा की शुरुआत करी जा रही थी। वहीं हम लोग बात करते हैं एक महान साइंटिस्ट की जिनका नाम था रदरफोर्ड। उन्होंने अल्फा कण का प्रयोग स्वर्ण धातु पर किया था। उन्होंने स्वर्ण धातु की
पतली पन्नी पर अल्फा कणों को प्रक्षेपित किया, अर्थात किरणें डाली। इन पर उन्होंने पाया कि कुछ अल्फा कण स्वर्ण धातु की पन्नी के पार चले जाते हैं और कुछ कण परमाणु के नाभिक में टकराकर वापस उसी दिशा में चले जाते हैं, और इसी से परमाणु में नाभिक का पता चलता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज की गई थी? तो भैया नाभिक में, परमाणु में नाभिक की खोज करी गई थी। रदरफोर्ड प्रयोग में अल्फा कणों को एक बदली किसकी प्लेट के ऊपर, पन्नी के ऊपर डाला गया था? तो आपको याद होना चाहिए ना, सोने की। जेईई में क्वेश्चन आया हुआ था, आप तैयार रहें। बोर के एटम के मॉडल की अवधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटॉन को अवशेषित किया जाता है? तो भैया इसके बारे में आपको बताना है, यह अगले बाहरी कक्षा में जाता है। ठीक है, तो बोर के एटम मॉडल की अवधारणा के अनुसार जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटॉन को अवशोषित करता है तब उत्तेजित होकर अगले बाहरी कक्षा में चला जाता है। जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटॉन को क्या करता है, उत्सर्जित करता है, तो वह बाह्य कक्षा में चला जाता है। तो ठीक है, इसी तरीके की कुछ कहानी इस क्वेश्चंस की थी। देखेंगे अगला प्रश्न। सर्वाधिक स्थिर या अभिक्रिया परमाणु के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है। यह किस समूह से संबंधित है? तो 18 से संबंधित है। यह एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है। इसका अर्थ है कि इसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार यह तत्व अक्रिय गैसों का सदस्य माना जाता है। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, उस तत्व का नाम क्या है? तो उस तत्व का नाम फास्फोरस है। फास्फोरस के साथ ही साथ हम लोग अन्य तत्वों के नाम भी देखने वाले हैं। तो फास्फोरस का 285 होता है, सल्फर का 286 होता है, क्लोरीन का 287 होता है और मैग्नीशियम का 282 होता है। इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या जो बाह्य कक्षा में रह सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो 8 इसका सही जवाब है। उन तत्वों को नामित करें जिनसे सबसे बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो भैया कौन से सिलिकॉन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इसके बारे में देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में। तो क्या होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तत्वों के सबसे बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, जबकि किसी भी परमाणु की भीतरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है, आपको बताना। विसरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये बताना है, सही है। विसरण में उच्च कण सांद्रता से निम्न कण सांद्रता की ओर गति करते हैं। गैसों के विसरण की दर ठोस तथा द्रव की तुलना में अधिक होती है। विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ के कण लगातार गति करते हो। अब सही कौन सा नहीं है वो देखेंगे। ए ऑप्शन, गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है, इसका सही जवाब देने का प्रयास करिए। गैसों का क्वेश्चन कहता है कि गैसों का कौन सा गुण इन्हें सुबाह्य बनाता है? तो संपीड़ितता। गैसों का कोई निश्चित आकार तथा आयतन नहीं होता। सामान्यतः वायुमंडलीय दाब पर किसी गैस के द्रवणांक कमरे के ताप से कम होता है। गैसों के संपीड़ितता बहुत अधिक होते तथा इन्हें सुवाहित बनाता है। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम निम्नलिखित में से किस समीकरण पर लागू होता है? तो ए ऑप्शन CO+H2। 2 या 2 से अधिक गैसों जो कि निश्चित ताप पर मिश्रित दाब पर एक बंद पात्र में रखी हो, परंतु इसे कोई रासायनिक अभिक्रिया ना हो, तब उन कुल दाब अलग अलग गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है।
यह डाल्टन का आंशिक दाब नियम कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु Al से कम अभिक्रियाशील है? तो जिंक है भैया। जिंक तथा एल्यूमीनियम से कम अभिक्रियाशील है। किसी तत्व की अभिक्रियाशीलता उसकी ऑक्सीकरण क्षमता का कार्य करती है। एक तत्व को अधिक प्रतिक्रियाशील कहा जाता है अगर इसमें ऑक्सीकरण की अच्छी प्रवृत्ति हो। निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं विद्युत घटना अपघटन द्वारा प्राप्त की जाती हैं? तो भैया कौन सी प्राप्त है? सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम वे धातुएं जिन्हें विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जा सकता। सोडियम प्रबल क्षार है परंतु परमाणु क्रमांक 11। इसका प्रमुख यौगिक सोडियम कार्बोनेट है, जिसका उपयोग बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा आदि के निर्माण में किया जाता है। मैग्नीशियम क्षारीय मृदा धातुओं का द्वितीय सदस्य हरे पौधे, हरे वर्णक और मैग्नीशियम का एक प्रमुख तत्व है। यह हवा में चमकीली रोशनी के साथ जलता है, इसलिए इसका उपयोग पटाखे इत्यादि में किया जाता है। एल्यूमिनियम चमकदार सफ़ेद रंग एवं चुंबकीय धातु है, जिसका उपयोग जिसका परमाणु क्रमांक 13 होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमें सही नहीं देखना है, हमें तो देखना है कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है इसके बारे में देखना है। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं उनके यौगिकों के विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अभिक्रियाशीलता एक सूची है जिसमें धातुओं को उसकी अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। अभिक्रियाशील श्रेणी के मध्य में मौजूद धातुएं अल्प अभिक्रियाशील होते हैं। अब गलत कौन सा है? अभिक्रियाशीलता श्रेणी में पोटेशियम सबसे कम अभिक्रियाशील होती, यही सबसे गलत है। निम्नलिखित में कौन सी धातु सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? तो सबसे ज़्यादा कौन सी है? मैग्नीशियम जी, ठीक है। मैग्नीशियम तत्व धातु के रूप में सर्वाधिक अभिक्रियाशील होता है। मैग्नीशियम धातु मृदा क्षार धातु है। मैग्नीशियम अन्य दी गई धातुओं की तुलना में सबसे अधिक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, किस तरीके से आगे आने वाली परीक्षा में हमारी सफलता के लिए जिम्मेदार होगा? जल मिश्रित HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता। तो क्या कहा गया है? जो पानी होता है ना, जल मिश्रित HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। रीजन, सक्रियता श्रेणी में कॉपर का स्थान हाइड्रोजन से नीचे, अतः कॉपर जल मिश्रित HCl से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाता, इसलिए कॉपर HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। धातु केवल विद्युत अपघटनी द्वारा निकाला जाता है। तो एल्यूमिनियम है ना। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और क्या आता है ना, आदि सक्रिय श्रेणी के ऊपर आते हैं। ये धातु अधिक अभिक्रियाशील हैं। इनका निष्कर्षण अन्य धातुओं की तरह कार्बन का उपयोग अपचायक के रूप में अवकरण के द्वारा नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक जंग लगने से संरक्षण एवं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युत लेपन की धातु का उपयोग बताइए ना। तो इसका सही जवाब होगा जस्ता। संरक्षण एवं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युत लेपन में जस्ता का उपयोग किया जाता है। इसे एसदीकरण और गैल्वेनीकरण या लेपन कहते हैं। तो भैया देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। इसको भी निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु धातु W और परमाणु क्रमांक N है? इस परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? तो N ही होगी, ठीक है। प्रोटॉन एक उप परमाणविक कण है जिस पर धनात्मक आवेश उपस्थित होता है। किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को उस तत्व की परमाणु संख्या कहते हैं। अतः यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 19 हो तो परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? N होगी। एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है ना?
वस्तु होती है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूक्लियस में परमाणु क्रमांक को दर्शाता है, कौन दर्शाता है? तो प्रोटॉन दर्शाता है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व के परमाणु की क्रमांक को दर्शाता है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के भौतिक गुणों को प्रदर्शित करता है। आई होप आपको ये आज की क्लास पसंद आई होगी, और क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा, और ये आपकी जिम्मेदारी, हर बच्चे तक इसी तरीके की वीडियो पहुंचाइए ताकि उनकी आने वाली परीक्षा में, रेलवे के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पास हो सकें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में इसी तरीके के बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।